नाउ वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल एरा, अब सबके पास मोबाइल्स हैं, एंड आई वुड से कि ये बहुत अच्छी चीज भी है, ये बहुत बुरी चीज भी है। इट्स अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग दिस थिंग। एज यू सेड सर कि मैंने इसको अच्छे के लिए यूज किया, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ यंग लेफ्टिनेंट। सो कोई इसको गलत ढंग से यूज करेगा, सो माइट बी कि वो लाइफ में कुछ ना पाए। जब मैंने तैयारी शुरू करी, मेरे को गाइडेंस के लिए उस टाइम पे कोई नहीं था, बिकॉज आई वाज इन फील्ड एरिया, बट स्टिल मैंने जो भी नॉलेज ली वो यूट्यूब के थ्रू, बिकॉज हजारों ऐसे ऑफिसर्स बैठे हैं जिन्होंने अपनी एकेडमीज खोली हुई हैं, या फिर ऐसे जो कि आपको नॉलेज दे रहे हैं। सो सेम थिंग मैंने यूज करा। सो एट द एंड ये उस इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कैसे यूज करता है। बात करें एसएसबी की, विच स्टैंड फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सो ये एक टोटल 5 दिन का प्रोसेस है, जिसमें आपको अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कहरबा, और आज हम हरियाणा के ज़िला करनाल, खंड इंद्री के गांव खानपुर में हैं। और खानपुर गांव ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह से हम कह सकते हैं, अचीवमेंट है श्री हेमंत कुमार जी की, जो कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हुए हैं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पासिंग आउट परेड के बाद ये सेना के अधिकारी हैं, और हमारे लिए ये गौरव का पल है कि हम एक युवा सैन्य अधिकारी के साथ में आज बातचीत कर रहे हैं। उपलब्धि हेमंत जी की है, पूरा गांव गर्वित है, पूरा क्षेत्र में उत्साह की लहर है। युवाओं को जैसे जिस तरीके का परिवेश है, जैसे डूबते को एक सहारा मिलता है, तो युवाओं को एक प्रेरणा का पुंज, प्रेरणा का स्रोत युवक मिले हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि की तरह से है पूरे क्षेत्र के लिए। इंद्री, और यदि हम जिला और हरियाणा की भी बात करें तो वो भी हम कह सकते हैं। हेमंत जी भारतीय सेना में पिछले 10 वर्ष से हैं, और बीच में इनके मन में उमंग जागी कि इन्हें एक आम सिपाही ही नहीं रहना है, और इन्हें अधिकारी बनना है सेना का। उसके लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत संघर्ष किए। उस संघर्ष की यात्रा कैसी रही, कैसे इन्होंने तैयारी की, कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था ये सब करना, ये हम जानेंगे हेमंत जी से ही। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। थैंक यू सर। सबसे पहले सवाल आपसे कि आपको अपने बचपन में कब ये एहसास हुआ कि आप सेना के लिए बने हैं? देखिए, मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर बहुत से मेरे सीनियर्स, मेरे बड़े भाई हैं जो कि फौज में है। तो जब बचपन से हम उनको इसी रोड पे दौड़ते हुए देखा करते थे, तो मन में उमंग आती थी कि हम भी दौड़े। तो कभी कभी बचपन में भी जाया करते थे इसी रोड पे, जो हमारे गांव से खानपुर से जैनपुर की तरफ रोड गया है। यूजुअली यही एक ऐसा रोड था जिसपे कि हमारे गांव के सभी लोग प्रैक्टिस किया करते थे। तो हमने भी उनको देखा और हमारे भी मन में जज्बा आया। जब भी कोई उस टाइम पे, स्टिल मेरे को याद है कि कोई जो फौज में थे पहले, उनसे मिलते, उनसे बात करते कि आप कैसे काम करते हैं, तब वो हमें बताते कि हम ऐसे ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, ऐसे इस तरह के ऑपरेशन हम कंडक्ट करते हैं। तो लगता कि नहीं, यही एक काम है जो मैं भी करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। सो मेरी प्रेरणा के स्रोत मेरे गाँव के ही जो सीनियर्स, जो या तो रिटायर आ चुके हैं अब तो, या फिर उस टाइम फौज में थे, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी फौज ज्वाइन करनी है। क्योंकि वो जो वर्दी थी वो देख के एक अलग ही जुनून पैदा होता था शरीर के अंदर। बिल्कुल, भारतीय सेना का शौर्य, बहादुरी, साहस और वर्दी में एक सैनिक को देखना, मुझे लगता है कि हम सबके लिए प्रेरणा जगाता है। तो युवाओं के साथ आप
दौड़ भाग करने लगे, और खास तौर से जो सेना के अंदर चले गए उनके साथ आप बातचीत भी मतलब करने लगे। तो बातचीत में क्या क्या निकल करके आता था, कैसे क्या क्या पता चलता था? जब हमें एज ए जवान ज्वाइन करना होता है तो उसके लिए 1600 मीटर की रेस होती है, जी। जो कि एक काफ़ी कठिन रेस है। जी। उसमें आपको 400-500 युवाओं के साथ इनके साथ compete करके आपको फर्स्ट 5 में सेलेक्ट होना है, जिसके लिए टाइमिंग्स 4:30 या 5 अगर आप इस बीच में कर पाओगे तभी शायद कर पाओ। तो वो हमें बताया करते थे कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, कैसे आपको रनिंग करनी चाहिए, कब-कब आपको रनिंग करनी चाहिए। इवन हमने उस टाइम पे दोपहर के टाइम में भी फुल गर्मी समर में इस रोड पे फुल गर्मी में भी रनिंग की। कई बार ऐसा होता था कि जब वहाँ जाए तो क्या पता हम सुबह-सुबह नहीं दौड़ कर पाए, हमारी टर्न है वो दोपहर के टाइम पे आए। तो हम हर एक कंटीजेंसी के लिए खुद को रेडी कर रहे थे कि कैसे हम दौड़ेंगे, कैसे करेंगे, और इसमें हमारे सीनियर्स की हमें पूरी गाइडेंस थी डाइट के बारे में, कैसे दौड़ना है, कैसे करना है। एक बार हमें ना परिवार के बारे में भी आप ज़रूर अवगत करवाएँ कि परिवार से किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा था? जब मैंने तैयारी शुरू करी, मैं मैरिड हूँ, सो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मेरी वाइफ़ का सपोर्ट था, क्योंकि फ़ौज में रहते हुए हमें पता है कि छुट्टी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो मैं जब भी घर आया करता तो मेरी वाइफ़ ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, कभी कंप्लेन नहीं किया कि इवन आप मेरे साथ यहाँ नहीं जा रहे हो, वहाँ नहीं जा रहे हो। तो मैं जब भी छुट्टी आता तो मेरा पहले फिक्स था, क्योंकि मैं पहले छुट्टी प्लान करके आता कि अभी मेरे को कम्युनिकेशन कोर्स के लिए जाना है, बिकॉज़ कम्युनिकेशन इज़ मस्ट इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर। सो फिर मैं जब मैंने कम्युनिकेशन कोर्स को कंप्लीट करा, उसके बाद मैंने लाइब्रेरी को लाडवा में लाइब्रेरी थी, तो मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया। कौन सी लाइब्रेरी थी? अभी लक्ष्य नाम की लाइब्रेरी थी, अच्छा। जिसको मैंने ज्वाइन करा था। सो मैं वहाँ जाता, तब पूरा मेरा टिफ़िन पैक करना कि मेरा पूरे मील्स दोपहर का, बीच में चाय की, ताकि मेरे को कोई पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं सुबह घर से 8 बजे, साढ़े 8 बजे निकलता और शाम को 4 बजे घर वापस आता। उसके बाद भी मैं रनिंग के लिए निकल जाता। सो आई वुड से कि मेरी वाइफ़ का मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है, बिकॉज़ ये एक कंप्लेन वाली भी चीज़ हो सकती थी, क्योंकि मेरी इस जर्नी में मेरे को कम से कम 2 ढाई साल का समय लगा, और इस बीच में छुट्टी 90 दिन थी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स, तो मैं लाइब्रेरी ही गया, कहीं अपनी वाइफ को कहीं घुमाने नहीं लेके गया। तो जो कि मैं अभी वो कंप्लेंट्स को अभी पूरे करूँगा जो मैं उस टाइम नहीं कर पाया होंगे। सो मदर फादर भी सपोर्ट करते, कभी नहीं बोला कि क्यों कर रहा है, किस लिए, कि बिकॉज़ दे बिलीव कि उनको मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं कुछ करूँगा। सो इसलिए मेरी फैमिली ने मेरे को पूरा सपोर्ट करा। एक बात जैसे कि आम जिज्ञासा जिस तरह से होती है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के रूप में पिताजी की शिक्षा, माताजी की शिक्षा के अलावा भी जो प्रेरणा होती है, तो ये बताते हुए कि उनकी कितनी पढ़ाई है, और उनका जो जिस तरह से आपने वो बताया कि उनका लगातार प्रोत्साहन मिलता था आपको, तो हम युवाओं के लिए कहना चाहते हैं कि परिवार यदि नहीं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो भी कैसे मंजिलें हासिल की जा सकती हैं? जी, अगर एजुकेशन की, मेरे पिताजी की एजुकेशन की बात करें तो वो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं, और मेरी माताजी कभी स्कूल गए नहीं हैं। नाम भी बता दें। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश बैरागी, और मेरी माताजी का नाम सुनीता है। सो मेरी माताजी भी ऐसे परिवार से आती हैं, कैथल के में गाँव है बांगड़ो करके, बीर बांगड़ो करके। तो उधर भी उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया लिखाना ये माना नहीं जाता था, तो लड़के मोस्टली पढ़ते थे। मेरी माताजी कभी स्कूल नहीं गए, और मेरे पिताजी ने 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण करी है मेरे गांव के सरकारी स्कूल से ही। सो जैसे आपने बोला कि अगर माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। No doubt, if your parents are educated, you will get their support. But if they are not, it's your work. Like कि आप अपने ऊपर काम करें। मेरे माता पिता ने, जब मैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में जाया करता था, हालांकि उन्हें पता नहीं था ये कहाँ एडमिशन ले रहा है, क्या कर रहा है, बट उनको भरोसा था, तो बुक्स के लिए पैसे, ये वो जितने जहाँ मांगा, जहाँ मैंने बोला कि मेरे को वहाँ जाके मैं एडमिशन ले रहा हूँ, so they always supported me in that time. So ये एक मिथ, हालांकि मैं बोलता हूँ इट्स नॉट अ मिथ कि अगर आपका परिवार एजुकेटेड है, सो नो डाउट यू विल गेट मोर एक्सपोजर, यू विल बिकम लाइक दैट ओनली, बट
ये मिथ जरूर है कि अगर आपके घर वाले एजुकेटेड नहीं है तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मिथ एक तरह से तोड़ने का काम हेमंत जी ने किया है, और इस बात को बिल्कुल बाकायदा से समझा जाना चाहिए। जो लोग बहाने बनाते हैं कि परिवार को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करना, या हम इस तरह से करते हैं, जी जी। तो ये चीज़ आपने तोड़ी है, और आपके माता पिता को और परिजनों को पूरे को सल्यूट है हमारी तरफ से। एक बार अब शिक्षा का सफर बचपन से लेकर के उसके बारे में और बताएं, क्योंकि ये भी आज एक धारणा की तरह से प्रचारित है जी जी। कि निजी स्कूल के विद्यार्थी ही बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, जबकि आपने सरकारी स्कूल से सफर एक तरह से शुरू किया, और बीच में कुछ समय आपने निजी स्कूल में लगाया, लेकिन सरकारी स्कूल में ज्यादा समय आपका बीता है। जी देखिए, क्योंकि हम 4 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी 3 एल्डर सिस्टर हैं, नाउ ऑल आर मैरिड। सो उस टाइम पे 4 बच्चों को पढ़ाना क्वाइट डिफिकल्ट। सो स्टार्टिंग मैंने यहाँ पे मेरे गाँव के पास के स्कूल जो कि चौधरी भगत सिंह स्कूल है उससे की, तो उसमें मैंने नर्सरी और मैं फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने 2 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैं अपने ही गांव के सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो अभी तो सीनियर सेकेंडरी बट मेरे टाइम में हाई स्कूल हुआ करता था, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। मैं गया सेकंड क्लास के लिए था, बट क्योंकि उन्होंने जब वहाँ पे टेस्ट लिया मेरा, इनिशियल जो टेस्ट लिया उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया, हिंदी वगैरह अच्छे से पढ़ा है वो, तो उन्होंने मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे डायरेक्ट थर्ड क्लास में कर दिया, जिसमें कि मेरी ऑलरेडी मेरी एल्डर सिस्टर वो भी उस क्लास में थर्ड क्लास में थी। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ टिल 8th 7th तक मैं गांव के सरकारी स्कूल में रहा। तब दोबारा मैंने 8th 9th और 10th के लिए मैंने दोबारा स्कूल स्विच किया, और मैं दोबारा चौधरी भगत सिंह स्कूल में मैंने 3 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके बाद 11th 12th नॉन मेडिकल साइंस से मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी आगे ग्रेजुएशन के लिए दयाल सिंह कॉलेज करनाल में एडमिशन लिया। कुछ कारणों की वजह से मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, और बीच में मैं एनरोल हो गया आर्मी में। उसके बाद मैंने आर्मी में रहते हुए अपनी ग्रेजुएशन को थ्रू इग्नू डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू मैंने कंप्लीट किया। एक जिज्ञासा है कि सेना का जो पूरा शेड्यूल होता है सेना के अंदर, वो काफ़ी टाइट होता है। उस शेड्यूल के बारे में आप थोड़ा सा ज़रूर अवगत करवाते हुए, फिर आप कैसे तैयारी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए कैसे समय निकाल लेते थे? देखिए, आई बिलीव इन प्लानिंग। सो मैं हर चीज़ें आई मीन जब से मैंने इवन ग्रेजुएशन से लेकर अब तक के सफ़र में मैंने प्लानिंग करी है, एंड फॉर्चुनेटली विद गॉड ग्रेस मैं अपनी प्लानिंग को आई मीन इम्प्लीमेंट करने में सफल रहा हूँ। तो मैं हर चीज़ प्लानिंग किया करता था जी। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि हाँ ये काफ़ी हार्ड है सेना के रूटीन में रहते हुए, ड्यूटीज इतनी हार्ड होती हैं, बिकॉज हमें हमेशा जो हमारे देशवासियों को जो हमारे ऊपर भरोसा है उसको काम करने के लिए लगातार ट्रेनिंग भी करनी है, अपने खुद को डेवलप भी करके रखना है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सो मैं हर चीज़ को प्लान किया करता था, अपने पूरे दिन को प्लान किया करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि कब मेरे को क्या करना है, कब मेरी ड्यूटी आ रही है, कब मेरी लीव होगा, कौन सा मेरे को रेस्ट मिलेगा। सेकेंड से कि मैंने अपने रेस्ट टाइम को यूटिलाइज किया, जब भी मैंने अपने रेस्ट टाइम को कम करके उसको एफिशिएंटली यूज़ किया। पहले मैं ग्रेजुएशन कर पाया उसी तरह से, और सेम इम्प्लीमेंटेशन आई यूज ड्यूरिंग माय एसएसबी प्रिपरेशन, सेम थिंग कि मैंने अपने एक बार ये चीज के आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपके मन में ये कैसे जागा, कब जागा कि आपको ऑफिसर होना है? ये बात तब की है जब मैं लगभग 7 साल अपनी आर्मी में सर्विस को कंप्लीट कर चुका था जी। और मुझे फील्ड एरिया में पोस्टिंग मिली, तो वहाँ पर जब हम सेना का फील्ड और पीस में काम थोड़ा डिफरेंट रहता है। सो फील्ड एरिया में मेरे को फील हुआ कि रेस्ट मेरे को यूजुअली पीस से ज़्यादा मिल रहा था। सो मैंने तब सोचा कि लेट्स यूज दिस टाइम विच आई एम गेटिंग टू डेवलप माई सेल्फ, एंड आई वुड से कि उस टाइम पे मैंने इंटरनेट के द्वारा ही सब कुछ सर्च किया कि मैं किस एंट्री के लिए एलिजिबल हूँ, क्या एज ग्रुप क्या होता है, कैसे करके मैंने सब। तो जब मैं आर्मी में एनरोल हुआ था, स्टिल मेरे को याद है कि मैं एनसीसी के थ्रू
उस टाइम पे मैं एनरोल हुआ था। इंटरनेट फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं थी, आपको कुछ भी इंटरनेट पे आप एनसीसी के कैडेट जी, रहे मैं इससे पहले? दयाल सिंह कॉलेज से मैं एनसीसी का कैडेट रह चुका हूँ, एयर विंग का, एनसीसी एयर विंग का, उसमें मेरे सी सर्टिफिकेट मिला जिसके बेसिस पे मैं आर्मी में इनरोल हुआ था। ठीक, ठीक। तो जी। उस टाइम वहाँ कौन टीचर थे? वहाँ हमारे एएनओ थे जो थे, तो मतलब वहाँ से मैं अभी याद है, मैं एनरोलमेंट के लिए मेरे को जाना था भर्ती के, तो मैं कैफ़े जाके इंद्री में कैफ़े इंटरनेट कैफ़ेज़ जी, थे, जी, जी। अब तो स्टिल वो नहीं रहे इतने क्योंकि हाँ, अभी हाँ, आधार का बिल्कुल, इंटरनेशनल था। बिल्कुल। वहाँ जाके मैंने सर्च किया था कि मैं एनसीसी में क्या कैपेबिलिटी है, क्या है, मैं कैसे एनरोल कर सकता हूँ, मतलब वो सब। और सेम चीज़ मैंने जब ये वाली शुरुआत करी, बट स्टिल उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन था, तब मैंने फ़ोन में सर्च करके तब मैंने देखा और मैंने अपनी धीरे-धीरे अपनी तैयारी शुरू की। कोई विद्यार्थी सेना में ऑफिसर रैंक में जाना चाहता है, अच्छा। तो फ्रेश कैसे जाएगा? और यदि वो सेना में है, तो वो कैसे जाता है? दोनों का अंतर बताते हुए ज़रूर बताएँ, ताकि युवा इससे एक जानकारी उन्हें मिल जी, जाए। जी, जी। तो अगर हम शुरुआत करें सिविल एंट्रीज़ की, जी, तो सिविल एंट्री में सबसे पहले आता है एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसका एज ग्रुप 17.5 टू 19.5 तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप साइंस से होना आपको ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप साइंस से आर्ट्स होना ज़रूरी नहीं है? आप आर्ट्स वाले तब भी आप जा सकते हैं। जी, फ़र्क इतना पड़ेगा कि अगर आप साइंस से नहीं है, तो आप आर्मी में ही जा सकते हैं, बट अगर आप साइंस वाले हो, तब आपको एयरफोर्स और नेवी का एक्सपोज़र भी मिलेगा। ठीक, बट ठीक। अगर आप सिर्फ 10+2 आपने सिर्फ आर्ट्स से करी है, तो आप सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल हो, आर्मी के आप लिए, आर्मी में ठीक, ही ऑफिसर बन पाएंगे। ठीक। उसके बाद अगर आप इस एज ग्रुप से निकल चुके हैं, तब आप अगर आप ग्रेजुएट हैं, तब आप सीडीएस एंट्री के लिए जा सकते हैं। अपने डिफरेंट एंट्रीज, अगर आप इंजीनियरिंग करिए है, तब आप टीजीसीएमटी टेक्निकल ग्रेजुएशन उससे आप जा सकते हैं। हुँ, 10+2 साइंस से आप एक और एंट्री टेक्निकल की है, टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, सो आप उसके लिए जा सकते हैं। और बात करें अगर सर्विस एंट्रीज की, तो सर्विस में भी हमें 3 एंट्रीज दी गई है। फर्स्ट इज ईसीसी एंट्री, दैट स्टैंड्स फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज, दैट इज इटसेल्फ इट इज इन आईएमए, इट इज अंडर इंडियन मिलिट्री अकेडमी इन देहरादून ओनली। उसके बाद एसयू एंट्री, स्पेशल कमीशन ऑफिसर, एंड ऑल्सो एसयू ऑफिसर। सो देन पीसीएसएल। सो तरीके अलग हैं, लेकिन आप पहुँचेंगे सेम उस पे ही, आप ऑफिसर ही बनोगे। एसएसबी सबके लिए सेम ही रहेगा, सेम फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। जो वन मोर डिफरेंस विच आई हैव टू मेंशन हियर की एक्सपेक्टेशन शायद सर्विस एंट्री से ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज आप उसी सर्विस का पार्ट हो, सो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल, ऑल्दो इट्स ठीक नॉट बात। कंपल्सरी दे विल एक्सपेक्ट दिस थिंग, बट कि क्योंकि आप सर्विस सेंटर, तो आपसे क्या कुछ ज़्यादा ठीक, एक्सपेक्ट करा ठीक जाए। बात है, बिल्कुल। तो दोनों, आप चाहे सिविल से जाए या आप सर्विस सेंटर जाए, एसएसबी आपको दोनों में ही देनी पड़ेगी। हेमंत जी, एक बार ये हमें ज़रूर बताएँ कि जो टेस्ट होता है एंट्री के लिए, अ, वो उसकी क्या पूरी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है? जी, बात करें एसएसबी की, विच स्टैंड फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हुँ, सो ये एक टोटल 5 दिन का प्रोसेस है, जिसमें आपको अलग-अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं डे 1 से, जब जी, आप पहले दिन जब कैंडिडेट्स जाके वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, तब उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक, जिसमें उनको ओआईआर्स का एक टेस्ट होता है, जिसमें उनको कम से कम 70 से 80 एक ये क्वेश्चन सेट्स होते हैं, जिसमें कि रीजनिंग एंड अदर थिंग्स होती हैं। रिटन टेस्ट होता है। रिटन काइंड ऑफ रिटन टेस्ट आप जी, बोल सकते हैं इसमें। जी, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा और टाइम कम, विच इज़ टू अच्छा। लाइक टेस्ट योर एलिजिबिलिटी की, हाउ एलिजिबल यू आर, हाउ फास्ट यू आर। तो उसके बाद स्क्रीनिंग में ही आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, जिसमें आपको स्टोरी बनानी है। तो ये आप उसमें, अगर आप कोई भी कैंडिडेट जाएगा, सपोज करो कि वो 50 ने उस कैंडिडेट्स ने उधर पे रिपोर्ट किया है, सो पहले दिन में 50 में से कुछ को छांट लिया जाएगा, जो कि आगे 4 दिन का प्रोसेस पूरा करेंगे। तो सपोज करो उन 50 में से उन्होंने 15 को रखा, अब वो जो अगले 15 होंगे, वो अगले 4 दिन के प्रोसेस का पार्ट बनेंगे, जिसमें कि जीटीओ ग्राउंड ट्रेनिंग ऑफिसर टास्क आपके होंगे, साइकोलॉजिकल टास्क आपके होंगे, इंटरव्यू होगा, और लास्ट दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद आपको लास्ट में बता दिया जाता है कि आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होता है, वहीं पे बिल्कुल डिक्लेयर सर, कर दिया हाँ, जाता है। इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाती है। जो आपके तीन इन्विजिलेटर्स लाइक जीटीओ, आईओज एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो कभी इस टेस्ट के दौरान में कभी खुद से बीच में बात भी नहीं करेंगे। वो लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस, जब आपका फाइनल रिजल्ट बन रहेगा,
तभी वो आपके सामने आगे बात करेंगे। इवन तो ये इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है इस टेस्ट के वो दौरान। केवल ऑब्जर्व करते हैं, जी बिल्कुल। टास्क दे करके ऑब्जर्व हाँ किया जी जाता बिल्कुल, वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे टास्क लेकिन आपको रिजल्ट आपका लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस, जब आपका कॉन्फ्रेंस डे होगा उसी दिन आपको आपके रिजल्ट का पता चलता है कि आप रिकमेंड हुए हो या नहीं हुए। है। इसकी थोड़ी सी और डिटेल, जैसे ग्राउंड की आप बता रहे थे, वो उसमें क्या क्या होता है? उसमें टोटल 9 टास्क होते हैं, जिसमें जीडी ग्रुप डिस्कशन, दो ग्रुप डिस्कशन होती है उसमें। क्या विषय दिया जाता है? हाँ जी, उसमें कोई भी आपको विषय दिया जाता है। ठीक। तो जैसे अगर एसएसबी की बात करें तो इसमें कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि आपको, मतलब इवन अब सिविल सर्विसेज की बात करें तो जिस को आपने ऑप्ट करा है, जिस सब्जेक्ट के लिए, आपको पर्टिकुलर उसी की नॉलेज होना जरूरी है। बट इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन एनी ऑफ द आर्मड फोर्सेज, सो आपका एक्सपोजर बड़ा होना चाहिए, आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके आसपास में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो यूजुअली आपके एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, तो उसमें आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, जिसमें से आपको टोटल 2 या 3 लीड्स दी जाएंगी, जिसपे आपको लास्ट तक आपको फिर उसी टॉपिक, अगर आपने शुरू में जो आपने लीड चूज करी है, आपको लास्ट तक उसी को डिफेंड करना, उसके ऊपर ही आपको बोलना होता है। तो कुछ इसमें फिजिकल टास्क भी होते हैं, रोप वगैरह ऐसा करके, तो क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, एडवेंचर, उस टाइप के आपके, वो थोड़ा आपकी एडवेंचर वो चीज चेक करने के लिए भी। तो इसमें टोटल 9 टास्क होंगे जी। साइकोलॉजी में। बात करें अगर हम साइकोलॉजिकल टास्क की, तो उसमें भी डिफरेंट आपको टास्क एक ही दिन में आपसे कराए जाते हैं, जो कि मोर ओवर लाइक आप बोल सकते हैं राइटिंग टास्क इसमें ज़्यादा होते हैं अगर साइकोलॉजी की बात करें। ठीक ठीक ठीक। मतलब कोई टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट? हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट उसमें आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उसमें आपको स्टोरीज लिखनी होती हैं, वर्ड्स, इसको WAT बोलते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें कि आपको कंटिन्यूसली हर 15 सेकंड में आपको एक वर्ड फ्लैश होगा, फिर वो चला जाएगा। तो ऐसा ऐसा करके आपको हर वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। आपको SRTs देते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें कि आपको 60 SRTs दी जाएंगी। आपको कंपल्सन नहीं है कि कितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, इट विल बी गुड फॉर योर रिजल्ट्स। उसमें आपको डिफरेंट टाइप की सिचुएशन दी होगी, जिनके आपको अपने रिएक्शंस लिखने हैं। तो इस तरह का इसमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है इन टेस्ट के थ्रू। अच्छा, एक जैसे आप बता रहे थे कि जैसे जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं। तो क्या उनके लिए कोई टेस्ट अलग नहीं होता है, या वो एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ही ये डिसीजन होता है? बस ये टेस्ट सबके लिए सेम है सर, बस एजुकेशनल उसके उस पे, क्योंकि अगर वो क्या है, अगर आपके पास 10+2 में साइंस है तो आप टेक्निकल उसकी तरफ जा सकते हैं। बट नहीं होने पर अब आर्मी में क्योंकि इन्फेंट्री भी है ये, तो आप उनके लिए एलिजिबल है। बट एयरफोर्स में क्योंकि थोड़ा टेक्निकलिटी हो जाएगी, और नेवी में, तब आप उनके लिए एलिजिबल तभी हो जब आपके पास 10+2 में अगर आपके पास साइंस है। अदरवाइज आर्ट्स है तो आप आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। वो टेस्ट सबका एक जैसा? जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि SSB सेम फॉर ऑल, आइदर यू आर अ सर्विस एंट्री और यू आर अ सिविल एंट्री, इट डजंट मैटर फॉर यू। युवाओं को कैसे आप क्या बताएंगे कि कैसे वो सपना देखें और उसके लिए क्या करें? पहली बात तो मैं बात करूँ तो मैं इसको सपना नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं इसको टारगेट बोलूँगा। टारगेट, सपना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड टारगेट। कि वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि पहले सपना देखा जाएगा, फिर टारगेट तय होगा, या सपने को छोड़ दिया जाए। सबका अपना अपना वो है, बट मैं तो शुरू से मैंने कभी इसको ड्रीम बोला ही नहीं। ओके जी, टारगेट आई यूज्ड टू नोट इट एज टारगेट, कि ये मेरा टारगेट है। ये सपना आप सो के देखते हो, टारगेट आपको जाके अचीव करना है, आपको अपनी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब मेरा सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, बट एज पर माय थिंकिंग कि इट विल बी ग्रेट इफ यू एड्रेस इट एज अ टारगेट, नॉट अ ड्रीम। आप टारगेट, आप जैसा टारगेट बनाओगे आप उसी तरीके से, आप एक अलग ही जोश आता है जब आप टारगेट बोलो और ड्रीम बोल के देखो, तो अलग ही चीज है। इट वाज माय टारगेट और इट वाज माय ड्रीम, सो दोनों डिफरेंट थिंग। बिल्कुल ठीक बात। तो सपने देखो, मतलब टारगेट डिसाइड करो। आप लोग अगर सपना बना, आप सपना बोलो, तो मैं टारगेट बोल रहा हूँ कि टारगेट डिसाइड करो, बट टारगेट डिसाइड करने के बाद काम भी उसी तरीके से करो, प्लान करो चीजें। आपके पास everyone in this world has this 24 hours in a day, so हर कोई नहीं कामयाब हो रहा है, और उसके बाद आई वुड से कि रीजन है प्लानिंग ना होना। अगर आप प्लान करोगे चीजें
तभी आप आगे निकल पाओगे। Otherwise अगर आप सोचो कि चीज़ें ऐसे ही है तो ऐसे तो कुछ नहीं है। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल। युवा कोई एकदम फ्रेश उसे तैयारी करनी है तो कितने घंटे तैयारी प्लानिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, फिर भी मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे कितना समय और क्या क्या विषय किस तरह से क्या क्या चीज़ होती है जो। सर जैसे आप पूछ रहे टाइम की, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कोई थोड़ा वीक हो सकता है जो सेम चीज़ को ग्रास्प करने में 2 घंटे ले, कोई शार्प माइंड, कोई अपराइट चैप, वो उसी चीज़ को 10 मिनट में भी कर सकता है। बिल्कुल। सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स कि तुम कितना टाइम चाहिए तुम्हें करने के लिए। सो वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। फ्रेश की बात करें, अगर आप एनडीए जा रहे हैं, सो आपको ये चीज़ें शायद थोड़े पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। एक तो आपको अगर टारगेट आपने टाइम से फिक्स करा है और अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको अपने उस टाइम पे आप अगर एनडीए जा रहे हैं तो साथ साथ आप उसी टाइम पे आपके 10+2 एग्जाम भी हो रहे होंगे और सेम टाइम पे आपका एनडीए भी आने वाला होगा। सो वहीं से जो मैनेज कर पाएगा वही बन पाएगा, बिकॉज the same thing it will reflect during your service as well. When you will become an officer, you have to adjust the things, you have to do all the things in one that 24 hours only. So अगर आप अपने लाइफ में शुरू से, क्योंकि वो आपका करेक्टर बन जाएगा फिर, और सेम चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट होगी जब आप ऑफिसर बन जाओगे। सो अपनी प्लान करें, खुद को आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आप खुद से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, दूसरा ठीक आपको बात नहीं है, जान बिल्कुल। पाएगा। बिकॉज कई बार आप कुछ चीज़ें दूसरे से छिपा सकते हैं, खुद से मत छिपाओ। अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करना शुरू करें। सेम जो आपने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़्यादा पढ़ोगे, नहीं है तो आप कम पढ़ोगे। अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ कम टाइम में नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। हेमंत जी, ये कि आज का जो युवा है बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी दिक्कतों से मतलब दो चार है। एक है उसमें सोशल मीडिया, सो और आपने उसी सोशल मीडिया को हथियार बनाया है जो आपकी अभी तक की बातचीत से निकल गया, जी और उसी सोशल मीडिया की गिरफ्त में अलग ढंग से युवा है। जी तो कैसे आप क्या कहेंगे युवाओं को कि वो उसी चीज को अपना हथियार भी बना सकते हैं, उसी चीज को अपने आगे बढ़ने का साधन भी बना सकते हैं, जी और उसी चीज के आप शिकार होकर के आप अपने लक्ष्य से कहीं दूर खड़े हो सकते हैं। जी देखिए, राइट नाउ वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल एरा। आप सबके पास मोबाइल्स हैं, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। आई वुड से कि ये बहुत अच्छी चीज भी है, ये बहुत बुरी चीज भी है। इट्स अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग दिस थिंग। एज यू सेड सर कि मैंने इसको अच्छे के लिए यूज किया, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ यंग लेफ्टिनेंट। सो कोई इसको गलत ढंग से यूज करेगा, सो माइट बी कि वो लाइफ में कुछ ना पाए। बात करें सर यूट्यूब से, मैंने इवन जब मैंने तैयारी शुरू करी, मेरे को गाइडेंस के लिए उस टाइम पे कोई नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन फील्ड एरिया। बट स्टिल मैंने जो भी नॉलेज ली वो यूट्यूब के थ्रू, बिकॉज हज़ारों हज़ारों ऐसे ऑफिसर्स बैठे हैं जिन्होंने अपनी एकेडमीज खोली हुई हैं, या फिर ऐसे जो कि आपको नॉलेज दे रहे हैं। सो सेम थिंग मैंने यूज़ करा। सो एट द एंड ये उस इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कैसे यूज़ कर रहा है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा आप इसको अच्छे के लिए यूज़ करें। एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है, सो आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स बनाइए कि मैं उस इतने से इतने टाइम इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करूँगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर मैं ये मानता हूँ कि आप आज के टाइम में कुछ भी करना चाहते हैं, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, हर चीज़ की नॉलेज आपको इस यूट्यूब से मिल जाएगी। उस पर आप रील्स देख के अपना टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं। सो हाँ, एंटरटेनमेंट जो भी है बस उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि आप उतना ही करेंगे। तो इसको अच्छे के लिए यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लो। अगर आप किसी एक एकेडमी में जाओगे तो उधर शायद आपको 1 या 2 ही टीचर मिलेंगे पढ़ाने वाले। बट अगर आप अपने फ़ोन पे यूट्यूब पे आपको इतने बड़े बड़े आप देख लो, खान सर की बात करें जैसे जो है, मतलब यूजली मैंने भी उनके कभी कभी जैसे अगर मेरे को जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ देखना होता था तब मैं उनको देखा करता था। उनका समझाने का थोड़ा देसी तरीका। आप सबसे बड़ा बात, आपको यूट्यूब पे टाइमिंग की प्रॉब्लम, जब आपको टाइम लगता है तब आप पढ़ सकते हो, ठीक। तो उन इतने बड़े वो इतनी कम फीस में बच्चों को जो वो पढ़ा रहे थे, और आपको बिल्कुल जैसे अपना थोड़ा सा डेटा खर्च करके आपको नॉलेज मिल रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसको अच्छे के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। तो साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है
कि हम किसी चीज़ का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम की तरह से है। तकनीक का सही इस्तेमाल करने की दिशा में यदि हम सोचते हैं और यदि हमारा टारगेट क्लियर है, तो हम उसी साधन का प्रयोग करके आगे जाएँगे। बहुत सारे विकल्प वहाँ पे हैं। क्लास में शायद वो विकल्प, जो जीवंत कक्षा है, उसमें शायद वो विकल्प हमारे पास नहीं होते, लेकिन यहाँ हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो हमें लगता है कि हमें रील की दुनिया से निकल करके रियल में आना पड़ेगा। बिल्कुल हेमंत जी हमारे लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह से है। एक बात और हेमंत जी, युवाओं को और बताइए, एक तो ये सोशल मीडिया है, और आपको क्या लगता है हमारे क्षेत्र की, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम इसी देसी जो जगह है, जिस जमीन से आप निकले हो और अधिकारी बने हो, क्या लगता है कि आज युवाओं के सामने और क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनके बैरियर्स कौन कौन से हैं, जिसको पार करके वो अपने बेहतर जीवन की राह Sir, because we belong from this rural background, so the first barrier which I believe is we usually जो बंदे सोचते हैं या युवा सोचते हैं कि लैंग्वेज, लाइक फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, तो इट्स कि मैं बोलूँ इट्स जस्ट अ मिथ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि आप इसको काबू नहीं कर सकते। यू विल, अगर आप इसको अच्छा कर लोगे, सो ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इसको काबू करना अपने से, इसको इतनी भी कोई बड़ा वो नहीं है। इवन आई वुड से कि आप अगेन मैं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे अगर खुद से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको हजारों चैनल आपको सिखाएंगे। सो जो मैं सोचता हूँ कि एक हमारे आड़े जाता है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। हमारे आगे कोई दो अंग्रेजी के शब्द बोलेगा तो हम ऐसा लो फील करते हैं कि वही मैं तो I got my education from a government school, so I can't speak with him. So it's not like that. And even I'm example in front of you, as I told you, कि most of the education which I got it from government school only. So ये भी एक myth है कि अगर आप government school में जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। It's up to you how you will take the things. So language का सबसे बड़ा barrier, बाकी तो सुविधाएं, हमारा इलाका मैं बोलूँगा बहुत डेवलप हो चुका है सर। रोड कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी, हर एक, आप कहीं भी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बट अब ये आपको खुद डिसाइड करना सर कि आपको करना कैसा है। मुझसे कि आप बहुत ऐसे क्षेत्र देखेंगे जो भी अभी अंडर डेवलप हैं, लेकिन हमारा इलाका अब बहुत डेवलप हो चुका है अभी। आप एजुकेशन के, आपको लाडवा, इंद्री, हर जगह आपको एजुकेशन के लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको वो मिल जाएगा सर। है कि एक बार हमें बैरियर, जो लैंग्वेज का बैरियर है उसको, और फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमें जब तक हम अपनी भाषा पे हमारी कमांड नहीं होगी तो हम विदेशी दूसरी भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो पहले तो हमें अपनी भाषा को काबू करना है, और फिर निश्चित तौर पे दुनिया की तमाम भाषाएं हम सीख सकते हैं। और इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है जिससे चढ़ा नहीं जा सकता, और पहाड़ों को भी रोंदा जा सकता है, पहाड़ों को भी अपने पांव तले, उस पर भी बहुत ऊंची ऊंची चोटियों पे लोग ध्वज फहरा करके आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। तो लगता है कि एक बार हम ये पूछ लें कि अब आगे की राह आपकी क्या है, आगे कहाँ पे, कब आप ड्यूटी एक तरह से संभाल रहे हैं? सर अगले 20 दिन में मैं ड्यूटी संभाल लूँगा। अगेन मेरे फॉर्चुनेटली जो एक फौजी चाहता है, अगेन मेरे को फील्ड पोस्टिंग मिली है, एंड आई ट्राई टू डू माय बेस्ट, एंड जहाँ भी जाऊँगा अच्छा काम करूँगा, अपने गांव का, देश का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, एक अच्छा ऑफिसर बनना आगे सर मेरा यही काम रहेगा सर। जी, युवाओं के लिए कुछ और मैसेज जो आप देना चाहते हैं? सर मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताना चाहूँगा, विच मैंने यूज़ भी किया, स्टिल आई एम यूजिंग इट, एंड डेफिनेटली आई यूज इट इन फ्यूचर ऑल्सो, दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो डोंट थिंक कि अगर आपने डिसाइड कर, आप जैसे मैंने बताया कि आप प्लानिंग कीजिए, कई बार आपके पास सिचुएशन ऐसी आएंगी आपके पास टाइम नहीं होगा। सो ये मत सोचो कि अगर आज मेरे को 1 घंटा नहीं पढ़ने को मिला तो मैं नहीं पढ़ रहा, अगर 10 मिनट मिली
10 मिनट को कभी यूटिलाइज करो, 5 मिले 5 मिनट को यूटिलाइज करो, बट डू समथिंग, एज आई ऑलरेडी सेड कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप कुछ तो कर ही पाओगे उन 10 मिनट में भी, कभी ना कभी वो चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी जो आपने उस 10 मिनट में करा या आप 10 मिनट में पढ़ा। सो I usually worked on this principle in my past, and in future also and present also I'll work on this. There usually there's a defined word for this कि टाल procrastination. So you can control that procrastination की प्लान करो। हाँ, कई बार क्योंकि सिचुएशन ऐसी आएंगे आप हर बार प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो अब क्या पता आज आपको 10 मिनट कम मिले, कल आपको 10 मिनट ज़्यादा मिले। सो आप प्लान करोगे तो आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, बट डोंट लीव कि इफ़ आई डिसाइड कि मैं 1 घंटा पढ़ना था, 1 घंटा नहीं मिला, सो अगर 10 मिनट मिली सो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड डेफिनेटली एज आई सेड कि इट विल रिफ्लेक्ट इन फ्यूचर कि कुछ आपको मिला है, आपने गेन करा है कुछ चीज़ें उससे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पूरे क्षेत्र की तरफ से हार्दिक बधाई। थैंक यू। और आप यूं ही जिस तरह से आपने इस क्षेत्र का नाम चमकाया है, खानपुर गांव का ही नहीं पूरे एरिया का, बहुत बड़े क्षेत्र का नाम एक तरह से आपने चमका दिया है। और निश्चित तौर पे आपको जब भी हम याद करते रहेंगे इस वीडियो के जरिए, जो भी युवा आपको देखेंगे वो यकीनन और आपसे निरंतर सीखते हुए हमारे युवा इस क्षेत्र में भारतीय सेना में एंट्री के लिए सोचेंगे, और वैसे भी जीवन के किसी भी मुकाम के बारे में जब वो सोचेंगे तो आपकी बताई हुई बातें उन्हें राह दिखाएंगी, हमें लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।